नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। इस खास बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के मिशन 2024 के प्लान की। दरअसल निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के सभी सांसद घर घर जाकर वोटर से संवाद करेंगे और वो केंद्र सरकार के साथ यूपी सरकार के कामकाज को तो बताएंगे ही, इसके साथ ही लोकसभा क्षेत्र में अपने पूरे किए हुए वादों का भी बखान करेंगे। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस अभियान की शुरुआत यूपी में 30 मई से होनी है। इससे पहले 15 मई से इस अभियान का पूरा खाका तैयार कर दिया गया है। इस अभियान को बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान नाम दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेशों को इस अभियान को शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। सभी सांसदों को सरकार के कामों के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में किए गए कामों का ब्यौरा देने के साथ ही ये भी बताएंगे कि उनके क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं से क्या बदलाव हुए हैं। इसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र में विधानसभावार जनसंपर्क करना होगा। इसकी पूरी योजना 15 मई तक तैयार कर ली जाएगी। जनसंपर्क और संवाद अभियान में सांसदों को पहले चरण में नए वोटर्स और लाभार्थियों पर खास फोकस करना होगा। पार्टी ने हर लोकसभा में लाभार्थियों की एक बड़ी टीम को तैयार किया है। यह टीम पहली बार मंडल और बूथ स्तर पर तैयार की गई है। इनमें एक महिला और एक पुरुष को अगवा बनाया गया है। इन्हें लाभार्थी प्रमुख नाम दिया गया है। सांसद इनके जरिए लाभार्थियों को इकट्ठा कर उनका सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन में बताया जाएगा कि बीजेपी ने किन योजनाओं से उन्हें फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा नए बने वोटर्स का भी अलग से सम्मेलन होगा। युवा मोर्चा को इसकी सूची बनाने को कहा गया है। यह सम्मेलन भी हर विधानसभा में होगा। जनसंपर्क अभियान के साथ ही उन खास लोकसभा सीटों की सूची भी बनाई जा रही है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर काफी कम रहा था। बहरहाल यूपी में बीजेपी अपनी आगामी रैलियों को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है। साथ ही हर लोकसभा में अलग से प्रबुद्ध जनों का संवाद कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए यूपी और केंद्र सरकार के मंत्रियों और विधायकों को संवाद की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर मिशन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है और अब आज हम अपनी चर्चा में यही समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का ये जो अभियान है इसके पीछे की रणनीति क्या है और साथ ही विपक्षी दलों की क्या तैयारी है। तो निकाय चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो गया, यानी नतीजों का इंतजार अभी है। दोनों चरणों के चुनाव के बाद अब 13 तारीख को नतीजों का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज हम चर्चा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी रणनीति आगे की तैयार की है और अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उन सबको निर्देशित भी किया है कि किस तरीके से कार्य करना है, किस तरह से अभियान चलाना है, कैसे लोगों के साथ जुड़ना है, जनसंपर्क करना है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। कौशल कांत जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल कुमार हैं। चंचल कुमार जी, आपका स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ हैं। विजय उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। हम देख रहे हैं और जानकारी भी हमें मिल रही है कि बीजेपी अब अपने अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। किस किस तरीके से आप लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, रणनीति तो जैसा तो कुछ खास नहीं है। हमारा काम है लोकसभा 2024 की जो तैयारी हो रही है उसमें, जैसा आपको भी पता है कि हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हमारे यूथ विंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो हम लोग तो अपने काम के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई रणनीति नहीं है, ये तो काम की नीति है। और हम काम की नीति पे आगे बढ़ते हुए प्रदेश की जनता और देश की जनता का दिल जीतना चाहते हैं। और दिल जीत करके अगर 24 में हम
आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति है। ये तो खुला खुला है कि हम अपने काम पे दम पे आ रहे हैं। आप ये देखिए, अभी तक आप 2014 का भी इलेक्शन देखा होगा, 14 के बाद और 14 के पहले में एक फर्क आया है कि पहले लोग इलेक्शन आने से कुछ दिन पहले जागते थे और 2-3 महीने बरसाती मेंढक की तरह आते थे और उसके बाद फिर अपने घरों में चले जाते थे, जैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की राजनीति को बदल दिया है। आप विपक्ष भी कहता है, मीडिया जन भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है। अगर हम लोगों के बीच में जा करके अपने काम के बारे में बताते हैं, उनकी चीजों को पूछते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा लोकतंत्र में कोई और तरीका हो नहीं सकता। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने क्या कहा, हम तो अपने काम को पूछ रहे हैं और काम को गिना रहे हैं, और अगर कहीं पे कुछ कसर है, कुछ कमी है, उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जिस तरीके से आप देखिए कि 5वीं इकोनॉमी बन गया है। जब 2014 में 11वीं इकोनॉमी था, आज हम 5वीं इकोनॉमी पे, फ्रेजाइल 5 का नाम दिया जाता था भारत को 2014 के पहले, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। और आगे का कोशिश ये है कि हम 5वें से तीसरी इकोनॉमी बने। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में ये कहा जा रहा है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो मोदी जी का वादा, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम उत्तर प्रदेश से देने की कोशिश करें। आज जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं हमारे पूरे भारत देश में, उसका 95% हमारे देश में ही बनता है। ये कितनी बड़ी बात है। 2014 के पहले हम 85% मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज 95% से ज्यादा जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे देश में बनते हैं और लगभग 40% का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सिर्फ एक फील्ड नहीं है, ये तो वो फील्ड है। मोबाइल और इंटरनेट का बात करें, अगर जो डेटा देखें, 14 के पहले जो डेटा की 1 GB डेटा की कीमत करीब 25 रुपए से ऊपर की थी, आज 2-4 रुपए के आसपास हो चुकी है। तो और अगर हम कहें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, अगर हम कहें जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है, जिस तरीके से राजीव जी पार्लियामेंट में कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते 85 पैसे रास्ते में खत्म हो जाते थे, वो कहाँ खत्म हो जाते थे वही बेहतर जानते थे, लेकिन 15 पैसा पहुंचता था। आज डीबीटी ट्रांसफर के थ्रू लोगों को, गरीबों को बिना पैसे के अकाउंट खोले गए और उस पैसे में लोगों के लाभार्थी योजनाओं के पैसे जा रहे हैं, जीरो करप्शन के साथ डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे हैं। तो ये सब जो हमने काम किए हैं, हम उस काम को बताते हुए जनता के टच में है। और आप देखिए जिस तरीके से हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए हैं, पन्ना प्रमुख में भी हम परिवार प्रमुख तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम अपना काम करके, अपनी मेहनत करके, संगठन की सेवा करते हुए अगर भारत के जनता का दिल जीत रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर राजनीति का कोई और तरीका हो सकता है। चलिए चंचल कुमार जी, समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या और किस तरीके से आप अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता के प्रति कैसे संवाद का कार्यक्रम आगे रहेगा, किस तरीके के अभियान रहेंगे? क्योंकि अब निकाय तो खत्म हो गया, रिजल्ट का इंतजार हम सभी कर रहे हैं, उसके बाद अब 24 की तैयारी भी आप लोगों को करनी है। मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग हैं, तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की? देखिए कौशल भाई ने कई सारे थे काफले, और भारतीय जनता पार्टी लोग पार्टी इसको बोलने में लोग माहिर है। आप मुझे बताइए, 11वीं इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 5वीं इकोनॉमी हो गए, ये इनको पता नहीं, शायद हंगर इंडेक्स के बारे में नहीं पता है। और इन्होंने जो बात कही कि आज लोग चर्चा करते हैं कि हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हमेशा प्रचार करते रहते हैं, यही तो बात सच्चाई है। आपने सही बात बोली है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो केवल पार्टी का प्रचार करने में मस्त हैं। आप देखिए जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे जो है, जैसे नहीं कि जब वो नीरोबंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, तो वही सेम कहानी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जिस तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दे रहे हैं, ये केवल इस मामले में ये लोग बहुत आगे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी 2014 के बाद आपने 2014 में वादे करके आप आए जनता के बीच में, उन वादों के बारे में कौशल भाई के जुबान से एक शब्द नहीं निकला। 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने कही, तो उसका क्या हुआ? 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही थी, आपको याद होगा बैंक में हिंदुस्तान के लोगों का 300% ज्यादा काला धन पहुंच गया, वो भी कोरोना पीरियड के समय में और ज्यादा बढ़ गया था। तीसरा आपने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर दें, या लागत दुगनी हो गई। आप हमेशा बड़े बड़े फोटो लगाया करते थे, आपको याद होगा, बहुत थोड़ी महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, आपको याद होगा डीजल पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम 2014 के पहले क्या हुआ करता था, 380 रुपए और 1200 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है आम जनमानस को। आपने कहा था डीजल पेट्रोल बहुत ही महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल अब 100 के पार कर चुका है। कौशल भाई ने उन्होंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। 100 स्मार्ट शहर की बात करते थे, आज 100 स्मार्ट शहर में भ्रष्टाचार चरम पर है।
ट्रिपल इंजन की सरकार है। कौन सा ऐसा महानगर उत्तर प्रदेश में है जहां पे केवल पट्टियां लगा के पैसे खाए जा रहे हैं? स्मार्ट शहर की पट्टी लगा दी आपने, भ्रष्टाचार का एक नया पर्याय बना दिया आपने। तीसरी बात आपने, मैं बताता हूं आपको, आदर्श ग्राम की बात लालगिरी की प्रोजेक्ट से हमारे प्रधानमंत्री जिक्र किए थे। आज के समय में कोई आदर्श ग्राम का नाम मिलना चाहता है? हमारे कौशल भाई बता पाएंगे जयपुर गांव हमारे प्रधानमंत्री को लिए थे, उसका क्या असर है? चौथी बात मैं बताता हूं, गंगा सफाई की बात किया था इन लोगों ने, और ये आपको इन्हीं के मंत्री थे सतीश ने कहा कि नमामि गंगे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसकी बोलती बंद कर दी है कि अगले दिन शांत रहना, अदरवाइज तुम्हारा मंत्रालय छीन लिया जाएगा, तुम्हारी औकात नहीं बोलने की है। भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में आप बताओ, IIM IIT यूनिवर्सिटी कितनी थी, एक भी नहीं बनाया, केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आप सरकारी नौकरियों की बात कर लीजिए, अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खा गई। आपको तो हम लोग इलाहाबाद पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो हमेशा जो है सरकारी फॉर्म लटके रहते थे, चाहे नॉर्दर्न रेलवे है, साउथ ईस्ट रेलवे है, जो सारी रेलवे के फॉर्म भर्ती निकला करती थी। आप इनसे पूछ नहीं पाएंगे भर्तियां रेलवे की कब हुई। SSC की परीक्षाएं हर साल में 2 बार हुआ करती थी, कभी आप मुझे बता दो कोई भर्ती पिछले 3-4 सालों में हुई है? ये लोग केवल झूठ बोलने में माहिर है। और मोबाइल रिचार्ज की बात कर रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। 399 रुपए का आप अगर रिचार्ज नहीं कराओगे तो 2 दिन बाद आपकी वैलिडिटी इनकमिंग भी खत्म हो जाती है, और ये कह रहे हैं हमने मोबाइल सस्ता कर दिया। आप मुझे बताओ, 40% कमीशन वाली सरकार कर्नाटक की, और इसी हिंदुस्तान में आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी लिखा करते थे कि मां के आंख में आंसू आया करते थे। हर पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री जी का नूरानी चेहरा लगा रहता है। आपको याद होगा गैस सिलेंडर के दाम कहां से कहां पहुंच गए। आप अभी कमीशन की बात कर रहे थे, 1 रुपए में 10 पैसे पहुंचता था। मैं पूछना चाहता हूं कि 40% कमीशन वाली सरकार, आपका एक विधायक का बेटा पकड़ा गया और अगले दिन जमानत करा के आया, बड़ा जुलूस निकाला। और आज भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उनका न जाने कौन सा वॉशिंग पाउडर, कौन सा वॉशिंग मशीन यूज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आता है वो धुल जाता है। ठीक है चंचल कुमार जी, अन्यथा मत लीजिएगा सर, लेकिन बड़े कठोर शब्दों के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक शब्द अपनी पार्टी के तैयारी को लेकर नहीं बोला है। बताना चाहता हूं, आपको बुरा लग सकता है मेरा ये कहना, आपको बुरा लग सकता है मेरा ये कहना, लेकिन आप ये सोचिए कि आप जनता को अपनी तैयारी क्या बता रहे हैं, नाकामी आप गिरा रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक है। ये झूठे लोग हैं, जनता के बीच झूठी बातें बोलते हैं। फैलाइए, बताइए, बीजेपी का सब कुछ करिए, लेकिन अपनी तैयारी में तो बताएंगे ना, या बीजेपी के झूठ के सहारे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? ये हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, बूथ से लेकर के समाजवादी पार्टी कैडर बेस। तो आप लोगों का कोई एजेंडा नहीं है, बस बीजेपी की आपको कमियों को गिनाना है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे सरकार में आने के बाद ये आपको नहीं बताना है। विजय उपाध्याय जी आपके पास सर में आ रहा हूँ, रोजगार मुद्दा हमारा है, विजय उपाध्याय जी आपके पास सर में आ रहा हूँ। विजय उपाध्याय, चलिए अब विजय जी को सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। विजय उपाध्याय जी, दोनों प्रवक्ताओं के आपने सुन लिया, कैसे दोनों का एनालिसिस आप कर रहे हैं? नहीं, दोनों ने अलग अलग बातें करी हैं, तो कोई उसमें एनालिसिस की स्थिति ही बड़ी विचित्र है। समाजवादी पार्टी का अपना पूरा उन्होंने एक लंबा भाषण दे दिया, जो चुनाव में भी बोलते रहे वो सारी बातें यहाँ भी रिपीट कर दी। और ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी अपनी वही बातें जो चुनावी थी, अभी हम लोग नगर निगम में सुन रहे थे, वही सुन लिया फिर से। इसमें कोई नई बात तो थी नहीं, तो उसका विश्लेषण क्या किया जाए? विश्लेषण कल सुबह से जनता के जो वोट है वो इस बार अच्छी बात यह है कि EVM भी है, बैलेट पेपर भी है, तो दोनों से निकलेंगे, जनता ही विश्लेषण कर देगी। कौशल कांत मिश्रा जी, तमाम सारे आरोप आप लोगों के ऊपर हैं। आपने कहा कि हमने अपराध को खत्म किया। अब माफी के साथ आप सभी को मैं आप थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से आपको बता दें। वाराणसी के ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश जारी हुए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त। ASI को कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे के आदेश जारी किए गए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की बेंच ने ये आदेश दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है प्रयागराज से। ज्ञानवापी मामले को लेकर प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दे दिया गया है।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं प्रयागराज से हम। अब शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे होगा, इस बात का आदेश हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया है। इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है ज्ञानवापी मामले को लेकर। शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश जारी हुआ है। तो शिवलिंग कितना पुराना है, साइंटिफिक सर्वे के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। तो हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं और ये साइंटिफिक सर्वे जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना है, बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे होगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं हम। मैं विजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं और इस बड़ी खबर पर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। साइंटिफिक सर्वे कथित शिवलिंग का कराने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, ये बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि ये लंबा खिंच रहा है मामला और ये विवाद चूंकि काफी लंबे समय से चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर। और जब से शिवलिंग वहां मिला उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जो प्रोटेक्शन था, लोअर कोर्ट का फैसला था कि उस इलाके को सील कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया था और उसको सील ही रहने दिया। और साथ में वुजू वगैरह के लिए उन्होंने कहा कि भाई बाहर आप अरेंजमेंट करिए। और अभी जब ईद के पहले भी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर को स्टैंड करते हुए कहा कि वहां वजू के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर दी जाए। लेकिन शिवलिंग पे उन्होंने अपना जो पुराना ऑर्डर था उसी पे वो कायम रहे। अब इस पे अगर बिना नुकसान पहुंचाए ये बात पता लग सकती है कि कितना पुराना है ये शिवलिंग, तो निश्चित तौर पे दोनों पक्षों के लिए एक अच्छी बात होगी और एक जो विवाद है वो खत्म हो सकता है। क्योंकि अगर शिवलिंग की आयु 500 साल से ज्यादा हो गई या 1000 साल तक पहुंच गई, तो निश्चित तौर पे उससे जो विवाद है दोनों पक्षों का, उसमें काफी हल करने में मदद मिलेगी। और एक ऐसा डिस्प्यूट है जो बहुत बड़े जनमानस को प्रभावित करता है दोनों पक्षों के, इसलिए ये जो फैसला है बहुत अहम है। और एक साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा या साइंटिफिक एनालिसिस के द्वारा अगर ये साबित हो जाएगा, तो मुझे लगता है या फिर अगर ये उनके एनालिसिस में आ गया कि नहीं भाई ये तो अभी 50 साल पुराना, तो जाहिर है कि फिर हिंदू पक्ष का क्लेम कमजोर होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने एक साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट करने के लिए एएसआई को कहा। ठीक है चंचल कुमार जी, इसी पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। जैसा कि अभी विजय जी ने बताया कि हम जो वाराणसी जिला जज का फैसला उसको बदलते हुए हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे करने की अनुमति दी है बिना नुकसान पहुंचाए कथित शिवलिंग को, तो क्या अब समाधान की ओर ये मसला हम देखें इस फैसले के बाद? देखिए, निश्चित तौर से जो भी हमारे विवादित मसले हैं उसका समाधान होना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है जो फैसले का स्वागत करते हैं हम लोग। जो भी है एकदम क्लियर कर, चूंकि होता क्या है कि इन सब चीजों को लेकर के आम जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और ये हमारा इतना खूबसूरत देश है, लोकतांत्रिक देश है और ये पूरी दुनिया में ऐसा जाना जाता है। इसलिए जो विजय सर ने बहुत सी बात कही कि कम से कम ये स्थिति क्लियर होनी चाहिए और स्थिति क्लियर हो। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत जी सर, इसी पर आपका रिएक्शन चाहूंगा चूंकि एक लंबे समय से मसला और क्लियर है। जी कंप्लीट कर लीजिए आप। पार्टी क्लियर है जी। और इसमें देखिए हम लोग कभी भी समाज के समाज के लोगों के लिए काम करने की बात होती है। लोग डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कभी भी जो है धार्मिक जो ध्रुवीकरण की राजनीति कभी समाजवादी पार्टी ने की अगर ये प्रदर्शन करेगी। ठीक है जी कौशल कांत जी सर, एक रिएक्शन आपका इस पर चाहूंगा मैं, चूंकि ये मामला अब खिंचा हुआ था अभी और आगे कब तक खिंचता इस बात का कोई अंदेशा नहीं, लेकिन अभी जो कोर्ट का फैसला, क्या बहुत जल्दी फैसला
हो पाएगा इस पूरे केस का, इस पूरे मसले का हल निकल पाएगा? क्योंकि साइंटिफिक सर्वे जो है वो बहुत ज्यादा अहम कड़ी हो जाती है इस पूरे मसले पर। अगर ये पता लग सके कि कितना पुराना ये शिवलिंग जिसको कहा जा रहा है, तो क्या स्थिति स्पष्ट होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और क्लियर हो पाएगा और जो डिस्प्यूट चल रहा है वो कम से कम खत्म होगा? पराग जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के और पूरे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेके चलती थी, जिसमें कि राम मंदिर का मुद्दा था, मथुरा काशी का मुद्दा था, और जैसा वो जानती थी और जैसा वो विश्वास करती थी वैसा ही अभी तक के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान के साथ जुड़ करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, जो भारत की संस्कृति है, उसको बचाने के लिए ये एक अकेली ऐसी पार्टी है जो तुष्टीकरण से ऊपर उठ करके जो भारत का मूल मुद्दा है, मथुरा काशी अयोध्या, उसको अपने घोषणा पत्र पे रख के आगे बढ़ी है। और तभी देश की जनता का प्यार मिला है, और तभी आप देखिए कि मोदी जी 2 बार चुनकर के आए हैं, योगी जी 2 बार चुनकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है जिसने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया था, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके। इसके पहले सभी लोग क्या करते थे, वो भारतीयों को या हिंदुओं को तोड़ते थे और माइनॉरिटी को जोड़ के राजनीति करते थे, जाति धर्म से विरोध से मिली जुली राजनीति करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है ठीक है, ठीक है। विजय उपाध्याय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ, मिल रही है सर। पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर खूब हुए, खूब ज्यादा राजनीति इस मुद्दे पर हुई, काफी सारी डिबेट्स हुई। अब ये जो साइंटिफिक सर्वे का फैसला हाईकोर्ट का है, जिला जज के फैसले को बदलते हुए, इसको आप कितना ज्यादा अहम मान रहे हैं इस पूरे केस में, इस पूरे मसले में? देखिए, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि जब कोई डिस्प्यूट कोर्ट के सामने होता है तो और ऐसा जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट होता है जिसके बारे में प्रमाण और तथ्य दोनों तरफ से विरोधाभासी किया जाते हैं, या एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रमाण को मानने से इनकार कर देता है, तो कोर्ट के सामने मुश्किल होती है कि वो आज से 200 साल पुराने किसी दस्तावेज को एक्सेप्ट करे कि ना करे, 400 साल पुराने दस्तावेज को एक्सेप्ट करे ना करे, नहीं पाया जाता है। और मस्जिद में अगर शिवलिंग 500 साल, 1000 साल, 2000, 5000 साल पुराना अगर पाया जाता है, इसका मतलब है कि वो मंदिर ही है। मस्जिद को तोड़ के स्वरूप भले बनाने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि मस्जिद का भाई कॉन्सेप्ट जो उनकी थ्योरी है वो 350 साल, 351 या 52 साल पुराना है, तो वो थ्योरी अपने आप खत्म हो जाएगी और सारे विवाद, फव्वारा और शिवलिंग का जो विवाद, कंफ्यूजन पैदा किया जाता है पूरे देश में, ये सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको जीत के तौर पे कहिए या हमारा कहिए कि हम बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने जिला जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हमारी मांग को या साई की या साइंटिफिक टेस्ट की जांच संभव नहीं है, उन्होंने खारिज कर दिया था। इसके इस आदेश को ही जो है उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। आप वकील को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ और कैसे कोर्ट का ये फैसला सामने आया। विजय जी सर, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं सर। आपने वकील को भी सुना दिया, मुझे बताया भी नहीं और मैं बोलता रहा। सर माफी चाहूंगा सर, इसके लिए माफी चाहूंगा। इस तरह से आप मुझे क्यों कंफ्यूज किए, क्योंकि मैं तो सुन नहीं रहा हूँ कि आपके स्क्रीन पे क्या क्या चल रहा है। सर माफी चाहूंगा, मैं यही कह रहा था सारी चीजें चूंकि लाइव होती हैं इसलिए अचानक से नहीं, तो आप कम से कम मुझे बता देना कि विजय जी 1 मिनट रुकिए, अभी हम वकील को सुन रहे हैं। बहरहाल तो तरीका यही है। तो ये जो एक साइंटिफिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब एएसआई रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा कोर्ट को, जब भी करेगा, तो दोनों पक्ष उस पर फिर बहस करेंगे। उस एएसआई की रिपोर्ट पे दोनों पक्ष अपने विशेषज्ञ लाएंगे कोर्ट के सामने, उस पर आर्गूमेंट होगा, उसमें कमियां निकालेंगे, उसमें कोई उसके समर्थन में जाएगा, कोई उसके खिलाफ में जाएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है कानूनी, लेकिन यह कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए कि इससे काफी पिक्चर साफ हो जाएगी। अगर वो 50 साल पुराना या 20 साल 30 साल पुराना जिसे वो कह रहे हैं फौहारा है, और जो हिंदू पक्ष कह रहा नहीं वो शिवलिंग है और वो बहुत पुराना है, तो दोनों में तय हो जाएगा कि वो वास्तव में बहुत पुराना है या फिर बहुत नया है, और उससे इस केस के ऊपर एक नई रोशनी पड़ेगी। ठीक है चंचल कुमार जी, चूंकि राजनीति बहुत ज्यादा हुई है तो अब इन तमाम
बातों पर विराम रखते हुए समाधान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये माने इस पूरे मसले पर? देखिए, निश्चित रूप से मैंने स्पष्ट बोल दिया और मुझे बातें रख दिया है। मैं ये जो आज की डिबेट थी उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने एक शब्द भी नहीं बोला मणिपुर में जो इतना त्राहिमाम हुआ। 9-10 हजार लोगों ने घर से पलायन होना पड़ा और सरकार की निष्क्रियता आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की निष्क्रियता थी। प्रधानमंत्री जी ने शपथ दिलाई थी कुछ दिन पहले ही, बड़ी लंबी चौड़ी भाषा सब लोगों को पूरा हिंदुस्तान सुना था। दूसरी बात, पूरे देश में ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि सब कुछ हिंदुस्तान में चंगासी है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो भी वादे करके 2014 में आए थे उन वादों के ऊपर ये बात नहीं करना चाहते। हम लोग इन्हीं वादों नहीं, को अभी लेकर के कौशल जी ने तो कहा ना कि हमने जो अपने मैनिफेस्टो में अयोध्या का जिक्र किया, काशी का जिक्र किया, ये सारी जिक्र तो कर रहे हैं। इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, 100 स्मार्ट शहर की बात कही थी, आदर्श ग्राम की बात कही थी। ये तो केवल धार्मिक मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं। धार्मिक मुद्दा इन्होंने अभी कहेंगे हमने बनाया। कौशल जी आ रहा हूं। अब ये इनकी क्या औकात प्रधानमंत्री बना देंगे ये? आप मुझे बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सारा चीज हो रहा है, उसमें कह रहे हमने बनाया। क्रेडिट लेना बहुत जल्दी जानते हैं। इन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि में घोटाला किया जमीनों के, इनके नेताओं के नाम आए, जो है कम से कम 200-300 गुना, 4-4 हजार गुना जो है क्या जमीनों के दाम बढ़ा दिए इन लोगों ने। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी नहीं, और धार्मिक बात कर रहे हैं। और ये लोग तो तुष्टीकरण की बात करें, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के हर वर्ग हर तबके को लेकर के चलने का काम करती है, और समाज के जो आखिरी पायदान पे चलने वाला व्यक्ति है उसको भी समाजवादी पार्टी वहां तक जो है डेवलपमेंट को लेकर के जो भी हम लोगों ने काम किया, मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने काम किया। मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े काम। अगर आप देखें लखनऊ के अंदर रोजगार की बात हो, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, अमूल का प्लांट आया, पराग आया, SCL आया, 200 बेड का मातृ अस्पताल बनाया, हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय बना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना। आपको मेदांता लखनऊ के अंदर आया, यूपी के अंदर हम लोग लेके आए। और डेवलपमेंट की में SCL हमारे पास में आया, और IIIT बनाया, और पूरे प्रदेश में 2-3 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, चाहे सिद्धार्थनगर के अंदर हो, चाहे इलाहाबाद के अंदर सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का काम किया। आपने देखा होगा कानपुर के अंदर ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी बनाने का काम किया। और हम लोगों ने गोमती रिवर फ्रंट और बरवा नदी का वाराणसी के अंदर बरवा नदी कॉरिडोर बनाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी ये अभी 2-4 काम नहीं बता पाएंगे। ये केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं आता है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने कहा आदर्श ग्राम का क्या हुआ, तो ये बता नहीं पाएंगे। अभी सर धाम बता रहे हैं ना, वो बता नहीं पाएंगे। कह रहे हैं कि हम धाम बता रहे हैं, बता नहीं पाएंगे ये। कौशल जी जवाब देना चाह रहे हैं आप? आपने वादे तो और भी किए थे कौशल जी। ये लोग तो ये चंचल जी कह रहे हैं वादे तो आपने और भी बहुत किए थे, लेकिन धार्मिक मुद्दों के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। पराग जी, मुझे लगता है कि 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो अपने सालाना काम को बताती है और अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं उसको 95-90% से ज्यादा पूरा करने का दावा करती है। अरे चंचल जी, मैं बीच में नहीं बोलता, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिना बोले। इसका जवाब दो, मैं विनम्र हूँ, इसका जवाब दो ना। आपने जो सवाल किया हूँ, चंचल जी एक बार सुन लेते हैं कौशल जी को, फिर मैं लौट के आ रहा हूँ। मैं तो काम की बात कर रहा हूँ। चलिए, अरे काम की बात आपके काम, आपने अपने काम कुछ नहीं गिनाया, आप हमारे काम में कमियां गिना रहे हैं। अच्छी बात है, विपक्ष आप हमारी कमियां गिनाए। अरे पराग जी, ये कोई तरीका नहीं होता है। पराग जी, ये तरीका नहीं है। प्लीज एक एक करके आप लोग बोल लीजिए ताकि समय खराब हो। देना चाहिए, बैठे डिबेट में तो। कौशल जी कंप्लीट करिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये योजनाओं की बात कर रहे हैं और चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, सभी लोगों को आवास देने की कोशिश की जा रही है, बिजली दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें जो सबसे बड़े बिगेस्ट स्टेट है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला स्टेट है, सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया है, पावर सरप्लस स्टेट हो गया है, वार्षिक बजट 2 गुने से ज्यादा का हो गया है। सर आप माफी के साथ आप लोगों को मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। कौशल जी, चंचल जी थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अधिवक्ताओं का रिएक्शन आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। इस पे विपक्षी वक्फ बोर्ड के लोगों का क्या कहना था? उनका ये कहना था कि ऐसा कोई भी सर्वे नहीं होना चाहिए
और वो प्रोटेक्टेड एरिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये फाउंटेन है, इसमें किसी भी तरह के कोई सर्वे नहीं होना चाहिए। उन सारे ऑब्जेक्शंस को कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए आज हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी और फाइनली एएसआई को डायरेक्ट किया है कि आप इसका साइंटिफिक सर्वे करिए। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को भी डायरेक्ट किया कि 22 तारीख को आप इस केस को सुने। एएसआई के वकील को डायरेक्ट किया कि आप डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने पेश होंगे और उसमें फर्दर ऑर्डर्स कैसे कैसे सर्वे होना है, किन चरणों में होना है, वो सारे ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। किसकी बेंच में हुआ यार? ये एकल खंडपीठ थी, ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा 1 की। ठीक है सर। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे फैसला कोर्ट की ओर से दिया गया है और चूंकि जो दूसरा पक्ष है वो साइंटिफिक सर्वे के लिए राजी नहीं था, लेकिन कोर्ट की ओर से इसके लिए फैसला दिया गया है ताकि ये एक्चुअल में पता लगाया जा सके कि आखिर ये शिवलिंग ही है और अगर है तो कितना पुराना है या फिर ये क्या है जो सर्वे के दौरान मिला। हाँ, पेश करिए, पहली खबर है ना। हम कौशल खान जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। कौशल जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए और मैं चाहूंगा आप सवाल का जवाब, चूंकि चंचल जी ने जो सवाल पूछा कि आप धार्मिक मुद्दों के आधार पर, आपने ये तो गिनाया कि आप अयोध्या का जिक्र कर रहे थे अपने मैनिफेस्टो में, आपने मथुरा की बात की, आपने काशी की बात की। अभी जो फैसला आया तो इस फैसले को, चलिए आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा सर। आकाश यादव इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता जुड़ गए हैं, आकाश का हम रुख कर रहे हैं। आकाश, बड़ा फैसला कोर्ट का, क्या अभी ताजा अपडेट? देखिए पराग, निश्चित तौर पे काशी की जनता के लिए एक बड़ा आदेश है और जिस तरीके से उम्मीद काशी की जनता लगाई थी कि ऐसा ही सर्वे हो, सच और झूठ का जो बीच में पर्दा है वो पर्दा डिस्पोज हो, तो निश्चित तौर पे आज न्यायमूर्ति ने यह आदेश दिया है और ऐसा ही सर्वे भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा ही सर्वे होगा जो कथित शिवलिंग है उसे बिना ठेस पहुंचाए ये सर्वे होगा। हमारे साथ देखिए काशी की तमाम जनता है जो काफी उत्साहित है, हमसे बात करना चाहेंगे। आज हाईकोर्ट का आदेश आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उससे हम सनातन धर्म के गरिमा को समझते हैं। जो काशी में ज्ञान वापी पे जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग हम लोग के पुराने कई वर्षों से वो शिवलिंग वहाँ था और जिस पर कोर्ट ने निर्णय दिया है हम उससे बहुत हर्ष और उल्लास, बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए खुशी है, नहीं ना, हर हर महादेव की नारे भी लग रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये खुशी है निश्चित तौर पे। देखिए काशी की जनता है और उत्साहित है, क्या कहेंगे आज के आदेश को लेकर? आज के आदेश को कहेंगे कि कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा ये तो निश्चय था कि वहाँ पे शिवलिंग था ही। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से यह और प्रमाणित हो जाएगा कि वो बाबा का दरबार है ही, औरंगजेब द्वारा जो खंडित किया गया था वो हमारे हाई कोर्ट, हमारे न्यायाधीशों द्वारा उसको प्रमाणित किया जाएगा। काशीवासी इसको लेकर काफी उत्साहित है। हर हर महादेव। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि अगर जांच हो रहा है तो अच्छी बात है, जांच हो, जो भी सच का सच है वो सामने ही आएगा उसमें। बिल्कुल जांच हो, जांच हो। आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? अच्छी बात है, जो ज्ञान वापी की जांच हो रही है शिवलिंग के लिए। ये शिवलिंग मिली है, उसकी जांच हो रही है, क्या आप सोच रहे हैं? अच्छा है कि ऐसा होना भी चाहिए कि शिवलिंग है तो है वहाँ पर और उसके पीछे निर्माण मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाया गया था, ये तो साक्षात वहाँ पर है। देखिए पराग काशी की जनता है, देखिए कुछ और लोग हैं, क्या क्या बताइए? देखिए ऐसा है कि वहाँ शिवलिंग मिला नहीं है, था ही वहाँ पर। हम लोग का पुराने विषयों से ही शिवलिंग वहाँ पर था। हमको न्याय मिलना चाहिए और ज्ञान वापी में हमारा शिवलिंग मिलना चाहिए। हर हर महादेव। देखिए पराग काशी की जनता है, निश्चित तौर पे आज आदेश आया है। जब सर्वे की टीम जाएगी तो काशी की जनता और भी उत्साहित है। वैसे भी काशी में ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग को लेकर पराग काफी चर्चाएं हैं। घाट की बात कर लूं, चौराहों की बात कर लूं, गलियों की बात कर लूं, तो इस समय एक ही चर्चा है कि जो आदेश आया है आदेश में आगे क्या होता है। पराग आकाश, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और इस बात को लेकर कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी कि कार्बन डेटिंग होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया साइंटिफिक सर्वे कराने का, तो क्या अब ये माना जाए कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं और जो मसला है वो बहुत जल्दी अब सिमट भी जाएगा और ये मसला खत्म भी होगा, क्योंकि साइंटिफिक सर्वे के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर अगर ये शिवलिंग है, जैसा कि वहां के लोग बता रहे हैं, आप लोगों से जब बातचीत कर रहे थे वो कह रहे थे कि शिवलिंग मिला नहीं है बल्कि पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो कितना पुराना है और कब से यहाँ पर है, ये सारी चीजें उसमें क्लियर हो पाएंगी।
देखिए पराग कितना पुराना है ये शिवलिंग, कब से है, ये कब से वहाँ पे है, ये तो एएसआई सर्वे के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जब वीडियोग्राफी हो रही थी, जब फोटोग्राफी हो रही थी ज्ञानवापी के अंदर, उस समय ये ज्ञानवापी के अंदर जो वजू खाना है वहाँ पे ये शिवलिंग पाया गया। इसको लेकर बनारस के जिला अदालत में उसको सीज करने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए एप्लीकेशन पड़ा। इसके बाद जो सुरक्षा बल है वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन जो कथित शिवलिंग है उसे अभी भी सील किया गया है। अब जब बनारस की जिला अदालत में कार्बन डेटिंग को लेकर प्रार्थना पत्र डाला गया था तो अक्टूबर में इसे खारिज कर दिया गया था, बनारस के जिला जज ने खारिज किया गया था। तो आज इस खारिज को लेकर भी इस पे आदेश आया है। यह आदेश ये आया है कि एएसआई सर्वे करे और जो शिवलिंग है, शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए, इसकी तिथि का पता लगाए, कितना पुराना है, ये कहाँ से आया है, इन सभी पहलुओं की जांच करने के लिए आदेश आया है। तो निश्चित तौर पे ये जो आदेश है, इस आदेश के आधार पे सर्वे भी जल्द होगा। अभी हम सुन रहे थे अधिवक्ताओं को, ये कह रहे थे कि दूसरा जो पक्ष है वो इसके पक्ष में नहीं है या फिर नहीं था। लगातार दूसरे पक्ष की ओर से कहा जाता रहा कि ये कराना सही नहीं होगा। तो इसके पीछे की दलीलें क्या दी जा रही हैं? देखिए, जब बनारस जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका भी यही कहना था कि देखिए वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है। लेकिन जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता थे, उनका बार बार यही कहना था कि यदि फाउंटेन हो या शिवलिंग हो तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि फाउंटेन है या शिवलिंग है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के आपको रोकना चाहूंगा आकाश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जिनको आप अभी सुन रहे थे लाइव, वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। विष्णु शंकर जी, सबसे पहले आपका स्वागत इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार। कैसे इस फैसले को देख रहे हैं सर? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है केस की, क्योंकि जब हमने ये केस फाइल किया था और 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ था ज्ञानव्यापी परिसर में जी, तो हमने वो शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की मांग की थी जी। हमारी साइंटिफिक जांच की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया था इस आधार पे कि अगर कोई भी साइंटिफिक जांच होगी तो उससे शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी द्वारा उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मंगाई कि आपके पास कौन सी ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए इसकी साइंटिफिक जांच की जा सकती है जी। एएसआई ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के सामने 52 पेजेस की अपनी रिपोर्ट सबमिट की और एएसआई ने कोर्ट के सामने बताया कि उनके पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए इसकी साइंटिफिक सर्वे की जांच की जा सकती है। इस रिपोर्ट के आधार पर आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का फैसला निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर कर दिया है। हमारी जो एप्लीकेशन थी साइंटिफिक सर्वे की, उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है और कोर्ट ने अब जिला जज महोदय के सामने 22 तारीख को इस केस की अगली तारीख निर्धारित की है और 22 तारीख को जिला जज महोदय वाराणसी इसमें फर्दर ऑर्डर पास करेंगे कि इसमें कैसे साइंटिफिक सर्वे होना है। अच्छा विष्णु शंकर जी, जो दूसरा पक्ष है वो इसके खिलाफ था, तो इसके पीछे की क्या दलीलें उनकी ओर से दी गई? देखिए, उनका मेन ये है कि सच्चाई लोगों के सामने ना आए। वो ये चाहते हैं कि वो हमारे शिवलिंग को फाउंटेन कहते रहें और दुनिया उसको फाउंटेन मानती रहे, पर हम ये चाहते हैं कि हम अपने तर्कों को एक्सपर्ट ओपिनियन से और साइंटिफिक एविडेंस से उसको निर्धारित करें और इसलिए हम हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट के सामने भी अंजुमन इंतजामिया का यही विरोध था कि किसी भी तरह के साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। उस सारे ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट करते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी पिटीशन अलाउ कर दी है और एएसआई सर्वे का ऑर्डर कर दिया। यानी हम ये माने कि एएसआई ने ये बता दिया है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग कर सकती है और इसके आधार पर अब हम ये समझ सकते हैं कि आखिर ये है क्या, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और दूसरा पक्ष इसको फव्वारा कह रहा है। जी बिल्कुल, सॉइल स्टेटोग्राफी है, जीपीआर सर्वे है जी, और भी उन्होंने और भी बहुत सारी तकनीक बताई जिससे पता लगाया जा सकता है। और एएसआई के एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा, बीएसआईपी लखनऊ के जो एक्सपर्ट्स उन्होंने ये भी कहा कि प्रेमे फसाई ये शिवलिंग देखने से लाखों साल पुराना लगता है और जब फर्दर इसकी जांच की जाएगी तो उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ ये सारी बातें शेयर करने के लिए। तो आप एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि दरअसल हाई कोर्ट ने, चूंकि जब जिला कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया और खारिज कर दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं कराई जा सकती है, चूंकि कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है कार्बन डेटिंग के जरिए, तो एएसआई से हाईकोर्ट ने, जब हाईकोर्ट हिंदू पक्ष गया तो एएसआई से हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर कौन कौन सी वो
तकनीक है जिनके माध्यम से बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग हो सकती है। उन तमाम तकनीक का जिक्र अपनी रिपोर्ट में एसआई की ओर से किया गया है और उसके बाद यह फैसला हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। अभी इस पूरे मामले को लेकर प्रोसीजर आगे चलेगा और बहुत जल्द कार्बन डेटिंग भी होगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये हिंदू पक्ष जिसको शिवलिंग कह रहा है क्या वो शिवलिंग है या फिर मुस्लिम पक्ष जिसको फव्वारा कह रहा है क्या वो फव्वारा है। और ये पता लगाने की कोशिश जब की जाएगी तो इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा इस सर्वे के दौरान कि किसी भी तरह से इस कथित शिवलिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। प्रयागराज का रुख करेंगे संदीप तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। संदीप, बड़ा फैसला कोर्ट का प्रयागराज से, क्या ताजा अपडेट आपके पास? अभी विष्णु शंकर जैन से भी हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि ये फैसला है ताकि हम मसले का समाधान निकाल पाए, जबकि जो दूसरा पक्ष है वो इस मसले का समाधान नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। अभी किस तरह की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं और इस फैसले के पीछे का अपडेट आपके पास और क्या? देखिए, यहाँ विवाद ही यही है कि दोनों पक्ष में एक पक्ष चाहता है कि इसकी चीजें सामने आए, दूसरा पक्ष चाहता है कि वो चीजें सामने ना आए। इसी बात की विरोध थी और इसी बात को तर्क देते हुए कि अगर जांच होती है, कार्बन डेटिंग होती है, इसकी साइंटिफिक जांच होती है तो इसको नुकसान पहुंचेगा, टूटने के। ठीक है संदीप, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा माफी के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। यानी अगर कहें कि भारत की सबसे युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस युवा शक्ति के टैलेंट को टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके हम उसे डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ा सकें, यह आज की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से जो यह प्रयास यहां प्रारंभ हुआ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, बिग डाटा, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो फ्यूचरिस्टिक स्किलिंग के कार्यक्रम हैं, इनके साथ युवा शक्ति को जोड़ना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अभी फरवरी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ओर देख रही है और खासतौर पर जब हम लोग उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की बात करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसका एक उदाहरण है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए। ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जब ये जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के प्रति आश्वस्त करती है। और उस प्रकार की स्किलिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही मौजूद हो, उस दृष्टि से यह इनोवेशन, सैमसंग इनोवेशन कैंपस बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सैमसंग इंडिया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बहुत सारी विशेषताएं रही हैं और मैंने उस दौरान प्रदेश के सभी अकादमिक संस्थाओं को टच करने का प्रयास किया था। प्रदेश के रिटायर्ड जो हमारे नौकरसाथ हैं उनको, शिक्षाविदों को, या इस सेक्टर में रुचि रखने वाले उन महानुभावों को मैंने अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी भेजा था कि वे बता सकें युवा शक्ति को कि युवा शक्ति के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है।
और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक संस्थानों में हमारे पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद और इस फील्ड से जुड़े हुए तमाम महानुभावों ने जाकर के विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ, युवा शक्ति के साथ संवाद बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए और समर्थ बनाने के लिए ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को और खासतौर पर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। एक बड़ा अभियान है, देश का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें से अब तक हम 20 लाख युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ चुके हैं। इस वर्ष के बजट में भी हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपनी इस युवा शक्ति को तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है, जिससे हम उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर सकें। प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश के इस स्केल को स्किल में बदलने के लिए एक बड़े अन्य अभियान को अपने हाथ में लिया है। हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक ITI को उनके पुनरुद्धार के बड़े कार्यक्रम को साथ में लेकर के हम इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज इस संबंध में हमारे साथ MOA करने के साथ ही वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैबोरेटरीज की स्थापना के लिए और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम के साथ, न्यू एज कोर्सेज के साथ वे इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें 35,000 युवाओं को प्रतिवर्ष वे ट्रेन करेंगे और उन्हें देश के विकास में अपना योगदान करने के लिए हमारे इन नए युवाओं को उसके प्रति समर्पित करने का कार्य भी करेंगे। और इस संबंध में भी हमारे कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर आप सबने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान न केवल थ्योरी बल्कि प्रोजेक्ट वर्क पर भी पूरा समय दिया गया और प्रोजेक्ट वर्क पर समय देने का परिणाम है कि जो युवा यहां पर बैठे हुए हैं वे पूरी तरीके से यहां पर आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देते हैं। उनका यह आत्मविश्वास उनके उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त होने का प्रमाण है और मैं राज्य सरकार की ओर से मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आपके रोजगार और आपकी नौकरी के प्रति भी आपको आश्वस्त करती है। हमारा युवा भरपूर ऊर्जा से और प्रतिभा से वह प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उसे सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार के इनोवेशन प्रोग्राम, इस प्रकार की ट्रेनिंग के कार्यक्रम उसके मार्गदर्शक के रूप में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। विगत 6 वर्ष के दौरान 5.5 लाख युवाओं को हमने प्रदेश सरकार में स्वयं सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 1.25 करोड़ युवाओं को प्रदेश के अंदर ही उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है और 60 लाख से अधिक
परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों को और युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी सरकार ने अपना योगदान किया है। आज उसी का परिणाम है कि जब हम प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव में बैंक पहुंच जाएगा। लोगों को लगता था लोगों की रुचि नहीं है, बैंक खोल के क्या करना है, एक स्थिति थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में आज के दिन पे बैंकिंग सुविधा है और इस कार्य को उस गांव की ही कोई बेटी या कोई उस गांव की बहू उस गांव में संपन्न कर रही है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से। और एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी उस गांव में बैंक के बिजनेस को तो बढ़ा ही रही है, लेकिन साथ साथ प्रतिमाह 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए कमा भी रही है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि गांव में एक महिला, सामान्य पढ़ी लिखी महिला, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। सैमसंग उसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का एक माध्यम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आपको उपलब्ध करा रहा है कि गांव की एक सामान्य पढ़ी लिखी महिला 60,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह अपने गांव में बैंकिंग सेवाओं के साथ योगदान देकर के वह स्वयं भी कमा रही है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में आज के दिन भी है। डीबीटी के माध्यम से किस प्रकार की नई क्रांति आई है हम देख सकते हैं। पहले 300 रुपये पेंशन होती थी निराश्रित महिलाओं की या वृद्धजनों की। 6 महीने में एक बार आती थी, 1800 रुपये उसका कुल पेंशन आता था। तो बेचारी जब 6 महीने में अपना पेंशन लेने के लिए जाती थी तो उस पेंशन में से भी वहां का कोई बाबू या कोई व्यक्ति कुछ मांगता था, कट मांगता था। वो पैसा उसके पास नहीं पहुंचता था क्योंकि नकद लेन देन था और इसमें भी मनमानी होती थी। जो बेचारी विधवा थी उसको पेंशन नहीं मिलता था और जो कोई और होता था वह विधवा के नाम पे भी पेंशन हड़प लेता था या अन्य तमाम विकृतियां थी। आज टेक्नोलॉजी ने कितना परिवर्तन किया है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिसमें निराश्रित महिलाएं भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं और वृद्धजन भी हैं। उन्हें 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। हर तीसरे महीने पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाता है। कहीं बीच में कोई कट लेने का सवाल ही नहीं होता, कोई नहीं ले सकता। डिजिटल इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, यह भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुई और आवास की राशि पहले 20,000 रुपये मिलती थी। इंदिरा आवास योजना में 20,000 रुपये मिलती थी। 20,000 में भी वो पैसा उन तक नहीं पहुंचता था, वो पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचता था। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मजदूरी के बराबर उसे मनरेगा में जॉब भी देते हैं। उतना पैसा उसको अलग से उपलब्ध करा दिया जाता है। लगभग 1.5 लाख से ऊपर एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए इसमें पीएम आवास योजना में उन्हें उपलब्ध होते हैं। आज के दिन पे कोई व्यक्ति उनसे पैसा या कट नहीं मांग सकता है क्योंकि पैसा सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। और अकाउंट से अगर कोई व्यक्ति पैसे की लेन देन अकाउंट के माध्यम से करना चाहेगा तो जेल के रास्ते उसके लिए बहुत आसानी से खुले होते हैं, क्योंकि जेल उनका इंतजार करता रहता है कि कब ये उससे न पैसा मांगे और कब फिर इसको हम जेल के अंदर करने का कार्य करेंगे। यानी कैसे इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। मुझे याद है जब हम लोग
2017 में सरकार बनी थी प्रदेश के अंदर। उससे पहले मुझे राज्य के कुछ क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला था जहां भूख से मौतें हो रही थी। ये 2016 दिसंबर में और जनवरी 2017 की मैं बात कर रहा हूं। भूख से मौतें ये मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और एक कलंक भी। मुझे याद है जब मैं फरवरी 2017 में दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, एक फ्लाइट थी उसमें आ रहा था, प्रदेश के खाद्य सचिव भी उसी में थे, तो मैं उनको नहीं जानता था लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना, वो मेरे पास आए, बैठे और उन्होंने अपना परिचय दिया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा राज्य में कुछ जगहों पे भूख से मौतें हो रही हैं,